अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम ज़राअत पर मजबूरी बात करेंगे। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि मईशत की जो हमारी बुनियाद है वो ज़राअत है। बल्कि हम ये सुनते आए हैं कि ज़राअत जो है हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। तो वो रीढ़ की हड्डी आजकल किस हाल में है, और फिर अगर ज़राअत पीछे जा रही है तो उसकी वजूहात क्या हैं। हम एक ज़राई मुल्क हैं, लेकिन हमारे लोग जो है आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। पहले हमें हर तरफ सब्ज़ी फ्रूट वाफर मिकदार में नज़र आता था और अर्ज़ा नरखों पर दस्तयाब होता था, सस्ते दामों होता था और लोग लेके खा लेते थे। लेकिन अब महंगाई ने ये सूरत हाल पैदा कर दी है कि आप फ्रूट की दुकान पर फ्रूट देख कर गुजर जाते हैं, सब्ज़ी ख़रीदना मुश्किल हो गया है। गंदम के नर्ख आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल हुई हुई है। फिर दस्तयाबी का भी मामला है कि चीज़ें दस्तयाब नहीं हो रही। ये सारे इश्यूज़ हैं। आखिर हम क्यों तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। हम ज़राअत को बचाएंगे तो मुल्क बचेगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी बड़ा मसला बनकर उभर रही है। और जिस मुल्क के पास जो है अपनी खुराक नहीं होगी वो पीछे चला जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सानवी हो जाएंगी। तो जब अल्लाह ताला ने हमें ये सारा कुछ एक ढांचा, बुनियादी ढांचा दे दिया है और हमारे पास मजबूत ज़राअत है, काम करने वाले लोग हैं, किसान हैं, हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसी शोबे से वाबस्ता है, हमारी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा लाइफ स्टॉक से और ज़राअत से आता है, तो फिर हम इसमें कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। और फिर वो क्या तजावीज़ हैं जिनको हम अपना के आगे बढ़ सकते हैं। अभी कुछ काश्तकार हजरात ने, काश्तकार तंजीमों ने भी इस पर आवाज़ उठानी शुरू की है। उन मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। ये सारी तफसीलात आपको बताएंगे और आपके लिए इसमें बहुत सारी जो है गाइडलाइन भी शामिल होगी, ख़ास तौर पर काश्तकारों के लिए कि वो क्या करें इन बदलते हालात में और किस तरह ज़राअत से जुड़े रहें। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं आसिफ मजीद साहब। आप माहिर ज़राअत हैं, अबियाल ग्रुप के सरबराह हैं और ज़राअत पर गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं खालिद खोकर साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी आवाज़ ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो सड़कों पर भी आते हैं। उनके साथ तीसरे मेहमान मौजूद हैं चौधरी सलाहुद्दीन साहब, काश्तकार रहनुमा हैं, फ़िश फार्मिंग करते हैं, लाइफ स्टॉक को भी गहरी अंदाज से देखते हैं और बाकी शोबों पर भी नज़र है उनकी। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आसिफ अजीज साहब, पहले तो ज़रा हमें मजमूई सूरत हाल बताइएगा। आपका अंदाज़ा क्या है इस वक्त ज़राअत जो है शदीद स्ट्रेस में है, सिर्फ ज़राअत स्ट्रेस में है या काश्तकार भी स्ट्रेस में है, और मजमूई एक तासुर क्या उभर रहा है। शुक्रिया बुखारी साहब, आपने शुरू में बड़ा अच्छा एक सीलन बात की है। ज़राअत तो क्राइसिस में है ही है, लेकिन है कि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा क्राइसिस में है। उसको समझ नहीं लग रही कि मैं कैसे, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपने काश्तकार की बात नहीं की बल्कि कंज्यूमर को मुश्किल में डाल दिया। मैंने कहा भाई हाँ। जब वो फार्मर का पहले प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, फार्मर भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर तो है ना। वही ना, फार्मर पहले प्रॉफिट में नहीं है। मैंने कहा वो फार्मर तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन ये कि जो खासकर शहरों में या कंज्यूमर ज़्यादा है वो फार्मर तो मतलब है कि होगा 10 लाख है, तो लेकिन वो जो है वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। कि जो मेडिसिन मेकर की बात करता हूँ, अगर बाकी बात करते हैं तो फार्मर जो डिपेंडेंसी है वो तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इसकी हम बात करें कि प्राइसेस बढ़ने की या एग्रीकल्चर का इस तरह प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन कम है, पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है। सब प्रॉब्लम तो सिर्फ यही है, प्रोडक्शन को उस लेवल तक लेके जाना। ठीक है, पहला ये टारगेट है एग्रीकल्चर्स का। अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है हमने, पैदावार बढ़ा के। अब चाहे फी एकड़ पैदावार बढ़ाएं या अपने रकबे को बढ़ाएं, किस तरह पैदावार बढ़ानी है उस पर हमने देखा। सवाए राइस के मेरा नहीं ख्याल, या मकई के, बाकी जितने भी हैं हम सब चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑयल क्रॉप्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ज़राई मुल्क होने के बावजूद दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, बुनियादी चीज़ें भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें हमारी, फ्रूट भी बाहर से बड़ा आता है। ये नहीं है कि कुछ मतलब जाता भी है सिट्रस का या मैंगो, लेकिन बाकी कुछ बहुत सारा फ्रूट बाहर से आता है, सब्जियां भी बाहर से आ रही हैं। तो ये नहीं है कि हम कोई एक ज़राई मुल्क नाम है, लेकिन एक वो मिसमैनेजमेंट है मेरे ख्याल में। अच्छा आसिफ साहब, वैसे अगर हम फिगर देखें तो ऐसे लगता है कि हर चीज़ में हम कोई 5वें नंबर पर हैं, 6ठे नंबर पर हैं, 10वें नंबर पर हैं। हम दुनिया की लीडिंग कंट्रीज़ में शुमार होते हैं ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ना, कि जी इस चीज़ को हम इतना पैदा कर रहे हैं, इस चीज़ को। लेकिन हमारी अगर
लोग मुतमिन, हम जैसे दूध पैदा करने वाले ममालिक में को 5वें 6ठे नंबर पर आते हैं, लेकिन हमारे पास किसी को दूध मैसर ही नहीं है पीने के लिए। ये समझ नहीं आती कि बेबरकती है या कुछ और। प्रोडक्शन इसलिए नहीं बढ़ रही जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, असल प्रॉब्लम हमारा ये है, पॉपुलेशन ज्यादा से बढ़ रही है, ग्रोथ रेट हाई है, और प्रोडक्शन हमारी वहीं की भी स्टैग्नेंट है या नीचे जा रही है। वो हमने ग्रो नहीं किया किसी में भी। ठीक है, कोशिश करेंगे हम किसी नतीजे पे पहुंचे और हम गवर्नमेंट को भी कोई रिकमेंडेशन दें कि क्या इस वक्त ज़रूरी है, हमने क्या करना है ताकि हम अपनी ज़राअत को बचाएं, मुल्क को बचाएं। खालिद साहब, सुने आप एक दफ़ा फिर जो है सोच रहे हैं कि जी इस पे एहतजाज किया जाए, और आपने कुछ इस पे बातचीत भी शुरू कर दी है कि हमारी जो काश्तकार है, किसान है, वो मुश्किल हालात का शिकार है, ज़राअत मुश्किल हालात का शिकार है, ऐसा ही है? देखें जी, मैं अर्ज़ करूँ जिस तरह आसिफ मुजीब साहब फरमा रहे थे पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है, हम हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जहाँ पे ऐड कर रहे हैं आबादी के लिहाज से। हम हर साल 50 लाख की आबादी बढ़ा रहे हैं, और लेकिन हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही, पर एकड़ पैदावार। दूसरा ये है कि हमारे पास इस वक्त कोई 19 मिलियन एकड़ रकबा जो खाली पड़ा जिसको हम आबाद। अच्छा, मैं यहीं आपको रोकूंगा, हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही, उसका सबब क्या है? उसका सबब मेन वजह एक बड़े मशहूर मिसाल है कि बीज जानदार फसल शानदार। ठीक है, हमारे पास सीड बेहतर नहीं है, हमने उस पर रिसर्च नहीं की, रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमारा रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है, ना होने के बराबर है। ठीक है, मुझे बताते हुए शर्म आती है कि चंद दिन पहले मैंने देखा कि सेंट्रल कोर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदान वो और वहाँ पे जो मुलाजमीन है वो एहतजाज पे बैठे, कई मासे में तनख्वाह नहीं मिल रही। हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है एग्रीकल्चर, यानी कि इस मुल्क में तो इस वक्त चाहिए कि फौरी तौर पर ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज की जाए। ठीक है, इस वक्त हमारा जो नंबर 1 इशू है पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, वो फूड सिक्योरिटी है। बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। ठीक है, लेकिन हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह आसिफ मुजीब साहब फरमा रहे थे कि हमारी आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन इधर एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ बहुत कम है। मैं उस पर अर्ज़ करूँ कि सब ये एमरजेंसी का मुतालबा कर रहे हैं, किस किस शोबे में एमरजेंसी लगाएंगे? हम तो मुल्क एमरजेंसी की देखिए सर, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त ज़राअत की। ठीक है, मेरा जो अच्छा, आप कहते हैं कि ज़राअत में एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। मैं ज़रा ज़राअत पे एमरजेंसी नाफिज की जाए, इसको फोकस किया जाए, इस पे इन्वेस्टमेंट की जाए। ठीक है, मुराद ये है कि फोकस किया जाए। देखो ना, जिस सेक्टर से आप 14 से 15 हज़ार अरब की प्रोड्यूस ले रहे हैं सालाना, ठीक है, उसको आप दे क्या रहे हैं? ठीक है, हुकूमती लेवल पे उस पर इन्वेस्टमेंट क्या की जा रही है? देखिए ना, अगर आपको बिजनेस करते हैं, अगर बिजनेस आपका वीक है उसको उठाने के लिए आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर बिजनेस आपका बेहतर चल रहा है उसको और बेहतर करने के लिए फिर उस पर इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, इसमें लाइफ स्टॉक भी शामिल कर रहे हैं। मैं लाइफ स्टॉक भी है, फिशरीज भी है, हम हर चीज़ देखिए, हम हर चीज़ में पीछे है। ठीक है, हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं है। देखिए ना, काश्तकार एक चीज़ काश्त करता है, दुनिया में फ्यूचर मार्केट है। काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है कि मैं 2 साल बाद ये चीज़ काश्त करूँगा, मुझे ये रेट मिलेगा। पाकिस्तान में तो आप मंडी में जाएं, सुबह और रेट है, दोपहर और रेट है, शाम और रेट है। फिर एक चीज़ और है, जिस तरह आसिफ मुजीब साहब एंड कंज्यूमर की बात कर रहे थे। ठीक है, एंड कंज्यूमर के साथ फार्मर ज्यादती, काश्तकार ज्यादती नहीं कर रहा, एंड कंज्यूमर के साथ ज्यादती हो रही है मिडल मैन के थ्रू। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। पिछले साल हमने गंदम बेची है 2200 रुपये मन, हमें 2201 रुपये भी कहीं नहीं मिला। ठीक है, और वही गंदम एंड कंज्यूमर को मिली 4552 तक। तकरीबन हमें इंटरनेशनल प्राइस से 1750 अरब रुपया कम मिला हमें काश्तकारों को। 1750 अरब रुपया मिडलमैन की जेब में चला। अच्छा, वो काश्तकार की जेब में वापस नहीं आया, वो एंड कंज्यूमर को वो फायदा नहीं हुआ, वो मिडल मैन के पास चला गया। हमने पिछले साल मुंजी बेची थी 1800 से 2000 रुपये मन, बाद में उसी का रेट 5000 रुपये मन था। ये सारे हज़ारों अरब रुपए बनते हैं जो काश्तकार की जेब से निकल के चले जाते हैं, लेकिन एंड कंज्यूमर तक उसको फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको मिसाल दे दूं, अभी आप चले जाएं, काश्तकार मटर बेचने आए, उसको क्या रेट मिलता है? थोड़ी देर बाद रेडी पे, अगर काश्तकार को मिल रहा है अगर 20 रुपये किलो, आप रेडी पे जाएंगे आपको 80 रुपए किलो उसी वक्त 15 मिनट बाद मिलेगा। यानी हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है, इन्वेस्टमेंट की है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है, टाइम कंज्यूम की है, उसको इतना प्रॉफिट। उसमें ये तो वक्त आ गया है जी, मैं ये वक्त आ गया है कि हम अब इस पे एक तो अपनी पैदावार बढ़ाएं, दूसरा ये है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर को साथ लेके आए, कॉर्पोरेट फार्मिंग करें। हम उन रकमों को जो इस पे 1 बाय 1 बात करेंगे साहब। देखिए ना, एक तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि हमारी पैदावार बढ़ेगी, और उसमें एक जो फ़र्क है आबादी में और पैदावार के अंदर जो है हमारी प्रोडक्शन में, ये इस फ़र्क को ख़त्म करना है अगर हमने आगे बढ़ना है। तो इस फ़र्क को ख़त्म करने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि जो मौजूदा निज़ाम है उसके अंदर हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, दूसरा ये है कि हमारा जो ज़ेर काश्त रकबा नहीं है उसको हम ज़ेर काश्त ला के उससे पैदावार बढ़ा सकते हैं। इन दोनों पे बात करेंगे, और वो जो पहलू हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं उस पर बात करें। मैं मेरा चौधरी साहब को भी शामिल कर लूँ। चौधरी सलाहुद्दीन साहब, आपके ख्याल में ये हमारी ज़राअत तो एक कामयाबी की कहानी थी,
हमारा काश्तकार भी खुशहाल होता था। देहात में हम जाते थे काश्तकार के पास, कभी ये इशू नहीं हुआ कि भाई खाने का कोई मसला हो, गंदम भी उसके घर की पड़ी होती थी, मुर्गियाँ भी, अंडे भी, हर चीज़ उसके पास दस्तयाब होती थी। एक कामयाब कहानी थी। ये एक नाकाम कहानी में क्यों बदली है? आपके ख्याल में क्या वजह बनी? नाकाम कहानी में जैसे जर्मन की कहावत है कि फीड फार्मर फीड द नेशन। अगर आप फार्मर को फीड करेंगे, फार्मर खुशहाल होगा तो पूरी कौम खुशहाल होगी, पूरी कौम खाएगी। तो हमारा जो फार्मर है वो उसके पास जेनेटिक्स की मसला है। हमारी जो सीड है, सीड के ऊपर हमारी R&D ना होने के बराबर है। हमारे पास सीड की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर हमारे पास सीड को आप देख लें, अगर उसकी पंजाब गवर्नमेंट के पास देख लें या लोकल जो हमारी जो सीड कंपनियां हैं वो देख लें, तो उसमें जो फार्मर को सीड मिलता है वो उसमें वो तहकीक ही नहीं की गई। ठीक है, उस पर रिसर्च अच्छा बीज उसे नहीं मिल रहा, इसी वजह से पैदावार में कमी होती है। ठीक है, हम जो हमारा काश्तकार है उस पर आपका ख्याल है कि हुकूमत का फोकस नहीं है? हुकूमत का फोकस बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है। अच्छा आसिफ जी साहब, ये एक हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि हम हर मामले में हुकूमत की तरफ देखते हैं कि जी हुकूमत आए, जी फोकस करे, हुकूमत तवज्जो दे, हुकूमत इमरजेंसी लगाए। आखिर दुनिया भर में निजी शोबा आगे आता है, इनिशिएटिव लेता है। अब सीड की टेक्नोलॉजी है, मैकेनाइजेशन है, पेस्टिसाइड है, फंजीसाइड्स है, इन सारे शोबों में खुद इनिशिएटिव लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर आता है और वो आगे बढ़ता है और वो इनकलाब बर्पा कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा सवाल है ये कि जब तक ये नहीं होगा ना, ज़राअत तरक्की भी नहीं करेगी। गवर्नमेंट का एक हद तक लेवल है, मतलब अमेरिका है, डेवलप कंट्री हैं, उनमें तो चलो मतलब रिसोर्सेज बड़े होते हैं, वो तो कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे गरीब मुल्क जो हैं, ये जब तक ये जो आपने बात की है ना कि सपोज एप्टमा है, वो टेक्स्ट कार्टन को फोकस कर ले, कार्टन अगर नीचे जा रही है वो आगे फोकस करे, कार्टन को संभाले। अब मतलब ऑयल क्रॉप का हमने कहते हैं तो जो मतलब एक पी ऑयल मिलने हैं या घी मिलने हैं वो उसको ऑन करें, इंपोर्ट कराती हैं, वो इनको और अपने मुल्क में खर्च करने के लिए करें और वो चीजें हों। जब तक ये नहीं होगा ज़राअत तरक्की नहीं करेगी। अब हम किचन गार्डनिंग की बात करते हैं, किचन गार्डनिंग जिस तरह है, सब्जी हमारी होनी चाहिए घरों में, रवाज ही नहीं है। इसके लिए मतलब ये यहाँ पर रोल होगा गवर्नमेंट का, DCs का, चीज़ों का, ये लोगों को सेमिनार्स लोकल होने चाहिए। जब आए 2 सेमिनार, ये कैसे मोटिवेट किया जाए इस प्राइवेट सेक्टर को, निजी शोबे को? देखे ना, कारोबार करना है उसने, यहाँ पैसा तो है। शोबे को देखे ना, जितना भी गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, वो मतलब है कि वो कहते हैं कि हम सुपर पावर है, वो आगे बढ़ने नहीं देता, वो मतलब रुकावट पैदा करता। जब भी कोई सिस्टम बनता है ना, उसमें अपना रोल रखते हैं कि जी हम इनको वो मतलब रेगुलेट नहीं करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। रेगुलेट करना और बात है वो है सपोर्टिव रोल है कि जी आप सपोर्ट करें, आप किस तरह करेंगे, आसानियां पैदा करें। वो कहते हैं कंट्रोल करते हैं कि जी हमारा ये ऊपर ऐसे कैसे रहेंगे जिनको मतलब है कि वो सिस्टम रहते हैं। इसकी वजह से जो ट्रस्ट का लेवल नहीं है, अदरवाइज पूरी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर चीज़ों को करता है। गवर्नमेंट सिर्फ अपना सिस्टम एक बनाती है, उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस इसके अलावा कोई उसका नहीं है। तो आपके ख्याल में जो निजी शोबा है वो खौफ का शिकार है या इन्वेस्टमेंट करते हुए? खौफ का शिकार तो है बहुत ज़्यादा, वो तो चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन सारा जिस तरह, लेकिन अब 2-3 चीज़ें हैं ना, रेगुलेटरी जो बॉडीज़ है ना, वो इतनी उनकी रिट नहीं है इतनी, या उनके पास लोग नहीं है या उनके पास विल नहीं है, जो भी हम समझ लें उतना नहीं जितना होना चाहिए। ठीक है, वो सिस्टम नहीं मौजूद, उसकी सिस्टम की खराबी कहाँ से है ये हमें नहीं समझ, हम सिस्टम को चला नहीं पा रहे। एक ब्रेक ले लें, फिर इस पर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, आपकी पसंद का मौजू है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ज़राअत पर बात कर रहे हैं और माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम वो पहलू ढूंढ रहे हैं कि आखिर हमारी ज़राअत में तनाज़ली का सबब क्या बन रहा है, हम फी एकड़ पैदावार में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, रकबा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, और हमारी ये तफावत है, ये फ़र्क आ रहा है आबादी में और पैदावार में। अगर ये इसी तरह बरकरार रहा तो आइंदा आने वाले साल बड़े ख़तरनाक हो जाएंगे और कैसे हम गुजारा करेंगे। पहले ही हम इंपोर्ट के ऊपर जो है सारा गुजारा कर रहे हैं, खाने पीने की अशिया भी इंपोर्ट कर रहे हैं। खालिद खोखर साहब, अभी हमने जिक्र किया, आपने ख़ुद भी कहा कि 2 पहलू हैं कि या तो हम अपनी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएं या फिर काश्ता रकबा बढ़ाएं। पहले फ़ी एकड़ पैदावार पे बात कर लेते हैं कि फ़ी एकड़ पैदावार हम जिस फसल को भी उठाते हैं, हम दुनिया से आधे खड़े हुए हैं, कम से कम आधे खड़े हुए हैं। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, हम राइस और मेज़ में आगे गए जी, दोनों में, क्योंकि हमने सीड उसका बेहतर सीड लिया, बाहर से सीड आता है, हाइब्रिड सीड आता है। ठीक है, उसकी पैदावार में हम बहुत दुनिया के मुकाबले में हम इस वक्त
हम पल्ला हैं दुनिया के अच्छा ठीक है, जो दुनिया पैदावार ले रही है हम तकरीबन वही ले रहे हैं। आप कॉटन को ले लें कि कॉटन की दुनिया में जब टेक्नोलॉजी आई, बीटी टेक्नोलॉजी 1998 में इंडिया ने अडॉप्ट किया 2002 में। 1992 में अगर कॉटन को ले, पाकिस्तान 1 करोड़ 28 लाख बेल था, इंडिया 1 करोड़ 10 था जी। आज इंडिया 4 करोड़ है और हम 46 लाख हैं। ठीक है, हमने कशकोल का साइज बढ़ा दिया, हमने कशकोल का साइज बढ़ा दिया और कॉटन का साइज, लेकिन हमने अपना काम नहीं किया। आज हमारी सिर्फ अगर ज्यादा ना होती, अगर हम 1 करोड़ 28 से 92 से लेके आज तक 2 करोड़ पे चले जाते, 2 करोड़ पे चले जाते, तो मेरा ख्याल में हमें कहीं भी IMF की या किसी की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, इस वक्त हमारी जो टोटल इंपोर्ट है ना, ठीक है, वो तकरीबन लगभग कोई $80 बिलियन की इंपोर्ट है, जो हम हर चीज़ की इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हर चीज़ शामिल है। और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 31.5 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है, यानी कि डेफिसिट जो है। ये वैसे इंपोर्ट का बिल आपने बहुत ज़्यादा बता दिया जी, एक्सपोर्ट का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बता दिया। नहीं, 80 बिलियन डॉलर है। 80 बिलियन डॉलर है हमारी इंपोर्ट जो है, हर चीज़ मिला के। अच्छा, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 31.5 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है। 31.5 बिलियन डॉलर में एक्सपोर्ट में जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है सिर्फ 20 मिलियन उसमें टेक्सटाइल है, 2 बिलियन उसमें चावल है, बाकी 2 बिलियन और मिला के तकरीबन 24 बिलियन फिर भी एग्रीकल्चर से है। ये जो डेफिसिट है 48 बिलियन डॉलर का, ये एसोसिएटेड इंडस्ट्री से आप मैं अच्छा 48 बिलियन डॉलर को अगर ले, वो कहाँ से आप निकाल सकते हैं? वो अगर आप उसको दूर कर सकते हैं कहीं ना कहीं जाके, सिर्फ इस वक्त आपके पास एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अलावा आपके पास और कुछ नहीं है। आप ITA भी नहीं गए, आप इंडस्ट्री भी नहीं गए, आपके पास वैल्यू एडिशन नहीं है, तालीम में पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, जाहिर है वहाँ मुकाबला कर नहीं सकते हर लिहाज में। अच्छा, अगर हम एग्रीकल्चर की हम अपनी पैदावार बढ़ा लें, नंबर 1, और पैदावार बढ़ाना कोई मसला नहीं है अगर इस पे सीरियस को टेक्निकल लोग बैठ। ये तो आपने कह दिया ना कि ये बड़ा आसान है, अमल करना। हमारा जो काश्तकार है, मैं आपको अर्ज करूं, हमारा जो काश्तकार है ना, उसको पता नहीं बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैसे करनी है। जरा एक मिनट रुके। आपने अभी कॉटन की बात की, कॉटन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना जी। कॉटन की जो हम तनज़ली हुई है, हम 1/3 पे चले गए, इसका सबब सिर्फ और सिर्फ बीज है? नहीं, उसमें और चीज़ें भी हैं। मैं आपको पिछले साल की मिसाल दे देता हूँ। मैंने अपनी कपास पिछले साल मेन रोड के ऊपर लगाई थी, ठीक है, राघोपुर। ठीक है, मैंने तमाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मैंने वहाँ पे बुलाया, मैंने कहा जी आप मुल्तान से लेके भावलपुर तक, मुल्तान से लेके बावलनगर तक, मुल्तान से लेके विहाड़ी तक, मुल्तान से लेके पाकपतन आरिफला तक, साहिवाल तक, आप तमाम मेन रोड पे चेक कर लें, अगर आपको ऐसा किसी के पास 1 एकड़ नजर आए। ओके, ठीक है। तो वजह क्या वजूहात है सर? मैं ये आप एक बीज हो गया, एक मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, एक मैनेजमेंट, ठीक है। किसान की मैनेजमेंट, फाइनेंशियली थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा एलिब्रेट भी कर लेते हैं ना। किसान की मैनेजमेंट जो है वो आप समझते हैं कि उस तरह नहीं जिस तरह होनी चाहिए, उसमें क्या चीज़ है, क्या पहलू है? मतलब उसको समझ नहीं है। नहीं, कॉटन इतनी सेंसिटिव क्रॉप है कि फर्ज किया मैंने, आज एक चीज़ चेक की है कि मैंने इसके फलां पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है, ठीक है। अगर मैं उसको 2 दिन लेट करता हूँ, अगर मेरे पास वो 1 नंबर भी पेस्टिसाइड है तो उसका असर नहीं होगा। एक, अगर मेरी टाइमिंग गलत है, मैं दोपहर के वक्त कर रहा हूँ, हवा ज़्यादा चल रही है, यही किसान अगर 1.5 करोड़ बेल लेके दे रहा था, मैं उसमें नफसल नहीं, उस वक्त इशू और था जी। उस वक्त हमारे पास इतनी डिजीजेज नहीं थी जो आज है। हमने तो डिजीजेस को बहुत सारा मैनेज भी किया। नहीं, हमने कोई नहीं, हमारे पास जितने डिजीजेज 80% डिजीज हमारे पास बाहर से आई है, हमने मैनेजमेंट भी की है ना। हमारा प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा था। अच्छा चलें, एक तो ये आपके ख्याल में मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं है, किसान की मैनेजमेंट, और उसके बाद फाइनेंशियल इशू भी टाइमली, उसके पास पैसे नहीं होते कि वो अपनी चीज खाद लेके डाल सके, पूरी डाल सके। ठीक है, 3 पहलू हमने डिस्कस कर लिए। एक तो हमारे पास बीज सही दस्तयाब नहीं है। मैं यहाँ काश्तकार के हालात मैं अभी आपको बताता हूँ इस वक्त। ठीक है, इस वक्त आपके पास 2 लाइनें लगी हुई हैं, एक आटा लेने वालों की, एक यूरिया लेने वालों की। मुझे एक चीज बताएं कि काश्तकार को चाहिए आज 100 बैग, वो घर से निकलता है, पूरा दिन लाइन में लगता है, शाम को उसको 1 बैग मिलता है, वो क्या काश्तकारी करेगा, क्या ज़राअत करेगा? जिस मुल्क में प्रायोरिटी किसको दी जाए, मैं आपको अर्ज करूँ। देखिए ना, आज मैं खारे साहब यही इसको ज़रा थोड़ा सा जंपिंग अगर हम बात करेंगे तो वो तो ज़ाहिर मसाइल इसी तरह के हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको ज़रा डीपली देख लेते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करे? देखिए 650 रुपये का बैग अगर गवर्नमेंट फ्राहम कर रही है तो सारे लोगों को 650 का नहीं दे सकती। मार्केट का रेट और सब्सिडी में फ़र्क है। अब सारे लोगों को सब्सिडी नहीं फराहम की जा सकती। नहीं सर, सब्सिडी वाली बात नहीं। देखिए आटे की लाइन सिर्फ इस वजह से लगी हुई है ना कि वो 10 किलो आटा जो मार्केट में 1400 रुपये का दस्तयाब है, वो यहाँ लाइन में 650 रुपये का दस्तयाब है। लाइन तो सिर्फ इसलिए लगी हुई है ना। नहीं देखिए, मैं आपको उसमें अर्ज करूँ, उसमें हमारे रेट रियासत की रेट नहीं है। अगर 2200 रुपये की हमने बेची है, वो 5200 में क्यों बिके जी?
देखिए बात आपकी सही है, लेकिन अगर नहीं, इंटरनेशनल दुनिया में- मार्केट, अच्छा, एक मिनट, दुनिया इंटरनेशनल के- मार्केट अगर आगे बढ़ गई जो है तो जाहिर है नहीं, जिसके पास पड़ी है। फिर इंटरनेशनल मार्केट तो जब हमने बेची है, जब हमने 2200 में बेची है, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट 4500 की थी। यही इस पे आप आसिफ साहब देखें ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। दो चीज़ें थी। पहले आप कॉटन की जो बात कर रहे थे ना, कॉटन में जब तक हम लीडिंग थे, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री था दुनिया में। दुनिया में हम इंडिया से तो बहुत आगे थे और अमेरिका का कंपटीशन में थे कि उस वक्त इतना था हमारा नाम कॉटन में, ठीक है। और हम वन ऑफ द बेस्ट थे टेक्नोलॉजी वाइज, फार्मर की प्रोडक्शन वाइज। हमें प्रॉब्लम आया वायरस, ठीक है, वायरस आई, वहाँ दुनिया में कहीं नहीं थी, ठीक है। हम उस तरह जल्दी उसको क्विक रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। हमने कंट्रोल तो किया लेकिन टाइम लग गया, उसका टाइम भी लगा, मैनेज किया, कंट्रोल तो कर सके, मैनेज अभी कर रहे किया, हैं, ठीक है। एक बर्निंग इशू है। ठीक है। फिर हमारी क्लाइमेट चेंज आ गई कि कभी भी अगस्त सितंबर में बारिशें नहीं आती थी, ड्राई वेदर होता था, हवा चलती थी। आप देख रहे हैं मुल्तान में 15 साल पीछे चले जाएं तो शाम को डेरी अंधेरियाँ आती थी, अब कभी खत्म हमें हो पता गई, भी नहीं हाँ, बिल्कुल, है। क्लाइमेट तब्दीली, ये दो चीज़ों ने मारा कपास को हमें। हम उसके लिए, उसका क्या था, वायरस का रिसर्च होती, हम इंटरनेशनल को लेबॉर्ट्री से काम करते और उस वायरस को मैनेज करते, हम नहीं कर पाए। दूसरा हमारा था कि हम वेदर के मुताबिक वैरायटीज तब्दील कर लेते, हम वो भी नहीं कर पाए। वो हमारा कोऑर्डिनेशन की कमी हुई, इंटरनेशनल या लोकल। ठीक है। ये दो चीज़ों ने हमें तबाह किया है। कॉटन की जो खराबी है ना, भाई दो बड़े फैक्टर हैं। ठीक है। दो बड़े अच्छा, फैक्टर। ये हमें सब कुछ नजर तो आ रहा था, लेकिन मैंने कहा हमारा सर्च की इतनी बेस नहीं है ना, जिस तरह मतलब सीसीआरआई की बात की, जो बड़ा दारा था कॉटन का, ठीक है। उसकी तनख्वाह नहीं मिलती है, तो उसने काम क्या करना था? काम क्या ये करना 15-20 साल से खराबी अच्छा, शुरू हुई है ना। वैसे तो ये खराबी 15-20 साल से सिर्फ ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में नहीं है, आप जिस शोबे में भी चले जाएं तकरीबन वही हाल है जिस तरह डिक्लाइनिंग है पूरे मुल्क में declining। अब बात करेंगे ना, वो जो है ना हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हमारे यहाँ Political जो system सरकारी ने तबाह मुलाजिम किया है। सरकारी मुलाजिम है उसमें ये रुझान आ गया जब कि जी तक काम ऊपर नहीं वाले करना। की रेट नहीं होगी ना, जब आपस में लड़ाई है ना जो इनकी वो political, नीचे तक आती है। उसने नीचे खराबी की। खराबी की बड़ी वजह वो ये है, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो भी उसने एक तबाही सबब की है बना। कि मतलब आपस में जो लड़ाई है गवर्नमेंट की, आज जा रही है, कल आ रही है, ये 15-20 साल से भी लगा हुआ है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं है और गवर्नमेंट की रेट नहीं है, रेट वीक होते होते सब चल रहा है। 2 सालों तो पिछले साहब उधर शामिल पिछले कर 2 सालों में कपास की एक वजह और भी है जी, ठीक है, जिसको यहाँ मीडिया ने किसी ने उसको हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, देखें ना, दुनिया जा रही है नई टेक्नोलॉजी की तरफ, ठीक है, ठीक है जी। हमारे यहाँ क्या काम शुरू हो गया है कि अब कि इसके ऊपर तंबाकू का स्प्रे करें, हिंग का करें और जनाब वाला कौरतुमे का स्प्रे करें वो तो कहते हैं ऑफिशियली इसके रिजल्ट अच्छे आए, जी। पेस्ट मैनेजमेंट, देखिए मैं आपको होना इसके रिजल्ट वो कहते हैं अच्छे आए। हाँ जी, यही झूठ है। मैं एज ए काश्तकार आपको कह रहा हूँ कि यही गलत बयानी है, ये लोगों को गलत फीड किया गया, ऊपर जाके गलत फीड किया गया। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, हर जगह पे एक कानून है, कानून मौजूद है। कानून ये है कि अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट भी लेके आना चाहें, लेके आए, उस पर रिसर्च पेपर लिखा जाए, तहकीक होनी चाहिए और फिर नहीं, उसके बाद वो अप्रूव हो, अप्रूव हो, उससे पहले उस पर ट्रायल होने चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, उसको रजिस्टर्ड करना चाहिए। ठीक है। मैं जितने काश्तकारों से मिला हूं, जितने काश्तकारों ने कराया, मैं सैकड़ों से बात कर चुका हूं, कोई एक बंदा भी उससे मुतमईन नहीं था। लेकिन जब मैं लाहौर गया हूं, मैं चीफ सेक्रेटरी से मिला हूं, जो उसके पास रिपोर्ट पहुंची हुई थी, वो तो बड़ी आईपीएम की जो रिपोर्ट देखा ना, आई वो तो रिपोर्ट बड़ी नहीं, डिफरेंट वो गलत बयानी है ना। यही तो मुल्क की तबाही है। पर जिस बंदे को जिंदगी में पता नहीं, जिसने साइंस नहीं पढ़ी, जिसने ज़राअत नहीं पढ़ी, जिसने ज़राअत की नहीं है, मुझे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये क्या है जी, चंगेज़ खान के हिस्टोरिकल वर्ड है, उसने कहा मैंने पूरी लाइफ में एक दफ़ा भी जुल्म नहीं किया। सुनने वाले हैरान शशदर रह गए कि जिसने खून के दरिया बहा दिए वो कहता मैंने जुल्म नहीं किया। तो उसने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ में किसी लायक के ऊपर नलायक नहीं बिठाया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि पिछले साल शुरू में मुझे आज भी सेक्रेटरी साकिब अली अतील साहब मुझे मेरी टेलीफोन पे बात करते जी, मुझे आए, मैं आपको ना वाइट फ्लाई कंट्रोल का तरीका बताता हूँ। ठीक है। मैंने कहा जनाब आपने कितने विजिट किए हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं कुछ 40-50 विजिट कर चुका हूँ कपास के। मैं कहा जी टोटल मिला के अगर 1 घंटे का आपका एक विजिट आपका एक्सपीरियंस तजर्बा बनता है 50 घंटे का, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, इसका मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप आईपीएम को रिजेक्ट करते हैं सर टोटली? नहीं, मैं देखो मैं आपको मैं ये चाहता हूँ कि हर चीज़ कानून के मुताबिक हो। अगर कोई चीज़ एक ट्रायल करने के बाद एक चीज़ अच्छी साबित होती है, उसको अप्रूव करें, उसको रजिस्टर्ड करवाएं, वो प्रोडक्ट सामने आए। पिछले से पिछले साल तो उसके रिजल्ट ठीक आए। एक जल्दी नहीं सर, पिछले साल जो है वो मामला उलट गया। नहीं, ये जो कभी पिछला भी सीजन उसका था, मैं आपको अर्ज करूं, कभी भी उनके रिजल्ट नहीं आए। आप टॉप फार्मर ले लें जिनकी पैदावार पिछले साल जो उससे पिछले साल बहुत चलिए ये अच्छी रही। क्योंकि डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है, फिर इस पे बात करेंगे। मैंने वैसे इस पे आईपीएम पे 2 एक प्रोग्राम अगली मैं उसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैं मुंह पे बात करने के तैयार हूं। जो नीचे साइंसदान थे, ठीक है,
जो रिसर्चर थे वो भी एग्री नहीं कर रहे थे, वो एग्री बिल्कुल नहीं कर रहे थे, उनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा था। चलें इस पर फिर उनको शामिल करके बात करेंगे, शामिल करें तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी बात है सेक्टर एग्रीकल्चर को शामिल करके बात करें, क्योंकि ये पहलू ऐसा है जिसमें आमने सामने हूँ तो फिर बात हो सकती है। जो साहब ये बताइएगा, आप फिश फार्मिंग करते हैं और जहाँ हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं वहाँ लाइफ स्टॉक और फिश फार्मिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट शोबा है। अब हमारे यहाँ मुर्गी जो है उसका गोश्त ज़्यादा खाया जाता था, सस्ते दामों दस्तियाब होता था, हर आदमी की एक्सेस थी उस तक, लेकिन अब वो बड़ा महंगा हो गया है। अब सारी घूम फिर के नज़र आ रही है कि फ़िश फार्मिंग की तरफ अगर हम इसको बेहतर कर लें और इसके रेट भी मुनासिब रहें तो लोगों को कायल करके माइल करके ले आएँ कि आप मछली खाएं, ताकि ये मुतबादिल जो है वो आपको प्रोटीन का ज़रिया है बड़ा। आपकी जिस तरह वहाँ पर एक परेशानी वाली सूरत हाल आई चिकन फार्मिंग में, ये फ़िश फार्मिंग में भी परेशानी की कोई लहर है, कोई फीड शीड महंगी हुई हो या कोई मसाइल ऐसे हैं, या वहाँ ठीक है हालात? नहीं बुखारी साहब, हमारी जो फ़िश फार्मिंग की जो इंडस्ट्री है, फार्मिंग जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें भी ऐसी पोल्ट्री की तरह फीड यूज़ होती है। इसमें भी सोयाबीन डलता है, कनोला डलता है, बाकी चीज़ें डलती हैं। अच्छा, वो फीड उसी तरह महंगी हो गई जी, उसी तरह महंगी हो गई जी। यानी कि जो पिछले साल हमारा जो बैग था फीड का वो 3,000 रुपये का था, अब वो 7,000 रुपये का हो गया। तो आपकी फ़िश का रेट तो वहीं खड़ा हुआ है, इसलिए फार्मर लॉस में जा रहा है। तो हम जो हमारी असेसमेंट है तकरीबन 30 से 35% फार्मर जो है कम हो रहे हैं उसमें। अच्छा, फार्मिंग बंद कर रहे हैं, फार्म बंद कर तो दिए। ये वजह क्या बनी? आपका रेट मिलता नहीं है, आप अगर कोई थोड़ा सा पैसे बढ़ाएं तो आगे बिकती बस नहीं है? इसमें हमने बेसिकली जेनेटिक्स के ऊपर काम नहीं किया। इसकी जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग पे ऊपर अगर हमारा काम होता, जैसे दुनिया इसमें ग्रो कर रही है, हमारे पास जो मछली है जिसमें वाई शेप कांटा है, जिसका कांटा निकालना मुश्किल है। जो लोगों ने जो दूसरे ममालिक के अंदर फिश स्पीसीज जो डेवलप हो गई हैं उसके अंदर कांटा जो कंघी नुमा है वो निकालना ज़्यादा इजीली है। चौधरी साहब, ये कांटे निकालने के ऊपर भी काम होना चाहिए और साथ मछली को पकाने पर भी काम होना चाहिए। हमारे यहाँ रिवायती अंदाज से पकती है। मैं चौधरी साहब बैठे हुए हैं, खालिद कोकर साहब बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछूंगा तो ये एक ही अंदाज है पकाने का, मसाला लगा के रख दें और घी में तल के और फिर जनाब उसको खाएं। अगर हम इसकी अच्छी रेसिपीज़ ढूंढ लाएँ, जो दुनिया में हैं रेसिपीज़, मछली किस तरह पकाई जाती है, बनाई जाती है, बेक किस तरह की जाती है, फ्राई किस तरह की जाती है, और भी बहुत सारी शेप्स हैं, अगर वो उसको ढूंढ लाएं और लोगों में कॉमन करें तो फिर शायद हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर यहीं आपसे बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ज़राअत पर मजमूई बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ज़राअत में वो क्या पहलू हैं जिसकी वजह से हमारी इस शोबे में तनाज़ली हुई है। और आखिर में हम ज़रूर कोशिश करेंगे, अपने माहिरीन से पूछेंगे कि उनके ज़हन में क्या तजावीज़ हैं जिससे हम अपनी ज़राअत को बेहतर कर सकते हैं। जो सब आपसे ना फ़िश की बात हो रही थी, तो फ़िश हम बेच नहीं पा रहे और लोगों को कायल नहीं कर पा रहे कि वो मछली खाएँ ना, ये पहलू है कि जिस तरह चिकन में इसलिए बहुत ज़्यादा उसकी फ़रोख्त हो गई कि एक तो उसके दाम मुनासिब थे, दाम तो मछली के मुनासिब हैं, लेकिन उसके पकाने के अंदाज़ बहुत सारे आ गए। हमारे यहाँ फ़िश जो है वो ऐसे पकाई नहीं जा रही, तो ये इस तरफ भी आप तवज्जो दें, कोशिश करें कि रेसिपीज़ ढूंढ के लाएँ दुनिया से। जी, रेसिपीज़ तो इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, उसके बुकलेट्स भी छप रही हैं। और जो नेक्स्ट हमारा है, इसकी जो मंडियाँ हैं जहाँ पे मछली सेल होती है, हम चाहते हैं कि हमारी जो मंडियाँ हैं उसको मॉडल मंडियाँ बनाया जाए। जैसे यूएई में, अरब अमारात में और दूसरे ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आप जाएँ, वहाँ पर लोग अपने बच्चों को मछली मंडी में लेके जाते हैं, मछलियाँ दिखाते हैं और मछली ख़रीद कर भी घर लेके आते हैं, यानी कि उनकी पिकनिक का एक ज़रिया है। ठीक है, तो हम चौधरी साहब इसमें ना एक पहलू ये है कि हम हर चीज़ का किसी न किसी से मुतालबा कर रहे होते हैं। ये एक इस मुल्क का बड़ा अलमिया है कि जी हुकूमत आए मछली मंडी बना के। हमारे यहाँ ये निजी शोबा, आपके कारोबार में भी निजी शोबे को आगे आना चाहिए, पैसा कमाए, आगे मछली मंडी बनाए, अच्छी मंडी बनाए, क्या हर्ज है? अब हमारे यहाँ छोटी छोटी सब्जी मंडियाँ लोगों ने आज खुद बना ली ना जी, कारोबार कर रहे हैं। देखिए जी, पूरी दुनिया में रोज़ को जब फॉलो करते हैं तो काम चलते हैं। जैसे आप पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा जिस तरह चल रहा है, जैसे वो पान खा रहा है या यूएई में, दुबई में जाता है तो वो वहाँ पर जाकर पान नहीं खाता। उसकी रीज़न क्या है? वहाँ पर रूल्स हैं। ठीक है, अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम हुकूमत बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन ज़ाब्तों के तहत आगे बढ़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाए, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है, ऐसे रूल्स बनाए कि आपने इस पैरामीटर्स पे काम करना है। करोड़ों पति ये आड़ती हैं ठीक है, जो मछली खरीदते हैं,
जब वो उनको बताएं कि आपने 20-25 लाख रुपए अपनी दुकान के ऊपर खर्च करना है, वो क्यों नहीं करेंगे? वो करेंगे। ठीक है, ये हमारे रोज़ में शामिल करना, ये हमने हम तो फार्मर है, हम तो सुबह से लेकर शाम तक फारिग नहीं होते। हाँ, और दूसरा ये है कि फार्मर की तो बराह रास्त इन्वेस्टमेंट है ना जी, उसको तो नफ़ा चाहिए चाहिए, और नुकसान का भी सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासरा वही होगा। जी जी। तो उसको तो ये चाहिए कि बेहतर माहौल हो, काम करने आगे बढ़े, रास्ता मिले। अच्छा, ये आसिफ साहब, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी महदूद है, तो ये इतना तवील मौजू है कि इस पर जितनी मर्जी बात करते रहें तो हम जो है वो चलते जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम कुछ ऐसी तजावीज़ ज़रूर डिस्कस कर लें कि जिससे ज़राअत में एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो सकती है। शॉर्ट टर्म में साल 2 साल के क्या इकदाम हैं जिससे हम ज़राअत में बेहतरी ला सकते हैं? ख्वारिश साहब, इसमें मसला तो जो है ना, ज़राअत के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मसाइल तो नंबर 1 है पानी नहीं है। ठीक है, गर्मी बहुत है। पानी हम कहते हैं ज़री मुल्क है, मैं कहता हूँ ज़री मुल्क नहीं है कि इतने हाई टेम्परेचर में दुनिया में ज़राअत होती है 35 टेम्परेचर पे। हमारा तो तकरीबन 8 महीने 50 रहता है 40 लगभग, 50 के 45-50 के दरमियान में। तो ये ज़राअत तो मुश्किल है, पानी है नहीं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए तकरीबन 2 से अबव और 4 तक, हमारा 2.5 से 4 तक, हमारा है 0.1 से लेकर 0.35 तक, इससे ऊपर है नहीं कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। पीएच बड़ी हाई है, जो शहर का गटरों का पानी सारा जा रहा है। ठीक है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बिलियन का डाला, हमारे पास पैसे नहीं है ना, हम पानी मैंने कर सकते हैं, ज़मीन को ठीक कर सकते हैं। हमारे पास शॉर्ट टर्म में 2 चीज़ें हैं कि सीड का सिस्टम ठीक कर दिया जाए। आज सीड का मेज़ का सीड का सिस्टम ठीक हुआ। ये इसका मतलब ये है कि आपकी राय है कि जिस तरह मेज़ का सिस्टम हम बाहर से बीज ले आए और आके अडॉप्ट किया, रिसर्च है ना, इसी तरह कोई भी हमारे पास तो वसाइल बाहर से कर ले, बाहर से ले आए बीज। अच्छा, बाहर से मल्टीनेशनल आई नहीं। ठीक है, सीड में मल्टीनेशनल आने नहीं दी किसी ने। ठीक है, जब आई नहीं है, पेस्टिसाइड में आ गई, पेस्टिसाइड सिस्टम बेहतर हो गया। ठीक है, सीड में नहीं आई, सीड का नहीं है, तो उनको कैसे लेके आया जाए? मतलब वो आपके एनवायरनमेंट प्रोवाइड देंगे। जीएमओ के लिए हमने उनको सपोर्ट नहीं किया, वो भाग गए। एक तो बीज हम अच्छा बीज लेके बीज आए, का मतलब मैं कहता हूं पानी, ठीक है, जमीन अच्छी होना और टेम्परेचर अच्छा होना, तीनों हमारे पास नहीं अच्छा, है। वो तो बस में नहीं है ना, वो हमारे है नहीं है, बस में पैसा नहीं है इतना ना कि हम मैनेज कर जाए। R&D सिर्फ सर्च, हमारी यूब सर्च था, बड़ा जबरदस्त आ रहा था। अब उसके बाद पैसा नहीं है, सर्च वहाँ भी नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर इतना एक्टिव नहीं है, मल्टीनेशनल आई नहीं, लोकल सेक्टर इतना डेवलप नहीं हो सका कि प्राइवेट जो है वो कर जाए इतना सर्च को सीड की। अब सीड का कॉर्न में आया, मेज में पैदावार 70 मन से लेगी 132 मन 30 मन तक, लोगों ने भी बड़ा अब सारी काटन को खत्म करने में इस साल लोगों का ख्याल था अगली काटन लगेगी, लेकिन काटन बिक नहीं रही। मेज का सीड मतलब है कि पैदावार अच्छा है, 3000 रेट है, लोगों ने मेज शिफ्ट कर दी। ये जो भारत में, चाइना में, मिस्र में जो जहाँ कॉटन काश्त हो रही है, उनके बीज की प्रोडक्शन क्या है, कोई आपके ज़हन में है? जिनका 35 टेम्परेचर है उनकी प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी है, 35-40 मन तक है। वो टेम्परेचर भी वजह है, टेम्परेचर मेजर रीजन है। इंडिया में मतलब है कि अब चाइना में है ना, सेंकियांग सुबह हमारे साथ है, वहाँ काटन होती है सारी, 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम का टिंडा है। हमारा जो लगाते हैं हम टिंडा, वो 2-2.5 ग्राम से ऊपर जाता नहीं है, वजन नहीं बनता, हीट टॉलरेंस नहीं है, वायरस है ऊपर से। मतलब फिर तो हमारे अपने साइंसदानों को मेहनत करनी पड़ेगी कि हमारे अपने क्लाइमेट जब के तक हम हिसाब अपने से लोकल साइंटिस्ट को मतलब है कि फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उन पे हाथ नहीं रखेंगे, ज़राअत ठीक होने वाली नहीं है। नहीं है, ठीक है। खालिद साहब, ये अभी हम शॉर्ट टर्म की बात की, इन्होंने एक जिक्र कर दिया कि जी बीज पे ज़्यादा फोकस कर लिया जाए। आप थोड़ा सा जरा हमें लॉन्ग टर्म की तजावीज़ दे दें, 5-7 साल की। लॉन्ग टर्म में आपको अर्ज करूँ, चाइना जब आज़ाद हुआ तो मौज़ तन ने क्या काम किया कि वहाँ पे किसान को इतनी सपोर्ट की कि जवान को भी साथ शामिल कर दिया उसकी मदद के लिए। ठीक है, इस तरह और मुल्कों में 21 मुल्कों में ऐसा है कि साथ उनके जो लोकल उनकी आर्मी है वो उनकी सपोर्ट में वहाँ पे काम करती है। ठीक है, इस वक्त जो मैं पहले बात कर रहा था कि हमारे पास 19 मिलियन एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है। ठीक है, अब काश्तकार की कैपेसिटी नहीं है काश्तकार उसको आबाद करे। उसको आबाद किसने करना है जी? कॉर्पोरेट सेक्टर आए उसको आबाद करने के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जवान भी उसको आबाद करे। जब आबाद हो जाए उसके बाद फार्मर्स को दे दें काश्त करने के लिए, यानी कि उसको इस तरीके से आबाद करवाया जाए, उस पर 20 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जितनी आबादी बढ़ रही है उस लिहाज से। दूसरा, हमारे यहाँ सिस्टम कोई नहीं है, हम बैठ के सोचते नहीं है कि हमारी साल में खाद कितनी इस्तेमाल होनी है, उसके गैस की कब उसको गैस चाहिए, कितनी उसको गैस चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी एग्रीकल्चर नहीं है सर, फर्स्ट प्रायोरिटी फूड सिक्योरिटी नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि ये जो हमारा एसी चल रहा है, ये पंखा चल रहा है, ये किसी का बंद ना हो। हम पावर प्लांट को, क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं, ठीक है ना, उनको गैस जा रही है। इस वक्त इन्होंने 3 प्लांट बंद हुए पड़े हैं। आज भी सुबह, आज भी उसके बगैर भी गुजारा नहीं है ना। नहीं सर, मैं आपको अर्ज करूँ, 1 घंटा आप और बगैर बिजली के गुजार सकते हैं, रोटी के बगैर नहीं गुजार सकते एक दिन भी। अगर काश्तकार को ज़लीलो ख्वार किया जाएगा, लाइनों में लगेगा यूरिया लेने के लिए,
ठीक है ना, सप्लाई एंड डिमांड पे सारा कुछ होता है ना। आज अगर ब्लैक होती है किस लिए होती है, जब उसकी डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है। ठीक है, अगर उसकी सप्लाई पूरी हो जाए, हमारे पास पूरी कैपेसिटी है, या इंपोर्ट करें, दूसरा हल इनके पास ये भी मौजूद है ना। उस कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होती, इंपोर्ट करते हैं तो फिर महंगी हो जाती है। देखो हमारा मसला नहीं है जी, देखिए फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे, दुनिया पूरी दुनिया में बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। ठीक है ना। और दूसरा ये है कि मैं फिर ये कहूँगा, आज हम इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी हमने, जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क में फौरी तौर पर ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करो और ज़राअत को टॉप प्रायोरिटी पे लेके आओ, जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। ठीक है। और ज़राअत इतनी इंपॉर्टेंट में, मैं 2-3 फिक्रों में अपनी बात खत्म करता हूँ कि 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, इस ज़राअत की वजह से ये मुल्क चलता रहा, कोई भूखा नहीं सोया। आपने एटमी धमाका किया, ठीक है, पाबंदियां लगी, कोई भूखा नहीं सोया। ठीक है। 17 साल हमारी पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, ये पूरा मुल्क 17 साल जंग कोई भूखा नहीं सोया। कोविड-19 में अगर लॉकडाउन हुआ 6 माह के लिए, कोई भूख से नहीं मरा पाकिस्तान, इस ज़राअत की वजह से। अगर हम उस ज़राअत को ही मार देंगे तो फिर क्या होगा? लेकिन कुकर साहब, अब लोग जो है वो ज़राअत की वजह से परेशान है, भूखे मर रहे हैं। ये सारी आपने कहानी गिनाई, ये तो बिल्कुल ठीक रही। अब हालात बहुत खराब है ना, खुदकुशी में। अब देखिए मैं आपको अर्ज करूँ ना, अब अगर पॉलिसियां हमारी इसको टॉप प्रायोरिटी पे ना लाया जाए, जिस तरह मैं कह रहा हूँ। अच्छा चलें सर, मैं आपको एक अर्ज करता चलूँ। हम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कर रहे हैं कि हम किसान का मुकदमा पेश नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा पेश कर रहे हैं। क्योंकि किसान के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो शहर से उठेगा, देहात में बैठ जाएगा। वो जो 100 एकड़ काश करता है गंदम, वो 10 एकड़ काश करके अपना गुजारा कर लेगा। वो घर की रोटी खा, असल में कंज्यूमर जो है वो परेशान, एंड कंज्यूमर। फिर यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है सर, कंट्रोल नहीं है, रियासत की रेट नहीं है, मिडल मैन खा गया सारा कुछ। ठीक है। काश्तकार को क्या मिलता है जी? काश्तकार ने 2200 में। अच्छा, ये जो आपने पहलू बताया कि 19 लाख एकड़ जो है वो जमीन काश्त नहीं हो रही, उसको काश्त किया 19 मिलियन, 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है, 19 मिलियन को अगर आप कहते हैं कि ज़ेरे काश्त लाया जाए, तो उसके लिए हमें बड़ी मिकदार में पानी चाहिए। पानी की पहले बड़ी शॉर्टेज है। मेरी गुजारिश सुन लें जी जी। एक तो पानी चाहिए, पानी दस्तयाब नहीं है। दूसरा रास्ता ये है कि जिस तरह किसी ज़माने पंजाब में एमरी ने बड़ा काम किया, बुलडोज़र लेकर आए और उन्होंने बुलडोज़र किराए पर दिए कि जी आपका रकबा है, आप बुलडोज़र किराए पर ले जाएं और सस्ते निर्खों पर आप काश कर लें। आप ये चाहते हैं कि वो फार्मूला हो। देखिए ये बड़ा प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं ना, उसके बड़े वसाइल चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो बुलडोज़र किराए पर दे, क्या करे इसकी? देखो मैं आपको अर्ज करूँ, मैं तो एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि इसमें प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है ना जी। तो प्राइवेट सेक्टर को तो किसी ने नहीं रोका ना। नहीं, लेकिन सर, अगर एक सरकारी इदारा आके बुलडोजर लेजर लेवल ला सकता है। हमारे सरकार के लोग तनख्वाह लेते हैं काम रोकने के लिए, वो भी हमारे ही लोग हैं ना जी। सर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बल्कि होता पता क्या है जी, कि कुछ लोग हैं जो कानून के दायरे में रह के लोगों को ओबलाइज करके खुशी महसूस करते हैं। हमारे यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं जो कानून का दायरा ही ऐसा खींचते हैं कि होता काम रोक के खुशी महसूस करते हैं, शाम को बेगम को जाके बताते हैं ये हो रहा था, मैंने नहीं होने दिया। अब मैं आपको अर्ज करूँ, अब बलूचिस्तान में जब तक आर्मी सपोर्ट ना करे वहाँ पे रकबे आबाद नहीं हो सकते। अगर मैं आपको यकीन से कहता हूँ, अगर वहाँ पे रकबे आबाद करवा दिए जाएँ, उन लोगों की मैशत बेहतर हो जाए, अमन अमान खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। ठीक है। इस वक्त जरूरत यह है, और क्लाइमेटिक चेंज से बचने का भी यही रास्ता है कि हम बलूचिस्तान की तरफ करें, रात उधर। इस वक्त मैं आपको नहीं, बलूचिस्तान के अलावा दूसरा एक और भी है सर, हम ऐसे बहाने बनाते हैं जी। मैं आपको एक करूँ, इंडिया में कपास 70% बरानी काश्त है, हमारे यहाँ 1 एकड़ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो काश्तकार हिम्मत ही नहीं करता, बरानी पे कैसे जाए? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा सीड नहीं डेवलप किया गया, ऐसी बात कोई डेवलप नहीं की गई। हमारे यहाँ तो सीड जमीन से निकलता है, वो फल, उसको 4 दिन पानी लगाए वो मर जाता है, पौधा वैसे ही खत्म हो जाता है, रुक जाता है वहीं पे। ठीक है, मैं चौधरी साहब को भी शामिल कर लूँ, ये भी इंपॉर्टेंट शोबा है। चौधरी साहब, आप ये अभी हम ज़राअत की बात कर रहे हैं, फिशरीज़ के क्या पहलू हैं जिन पे हम फोकस करके अपनी मछली की पैदावार बढ़ा सकते हैं? चले अपने लोग नहीं खाते तो इसको हम काफ़ी एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं, उसकी तो बड़ी गुंजाइश है, दुनिया भर में मांग है। सर इसमें बुखारी साहब ऐसे है कि अगर हम इसकी पर एकड़ पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जेनेटिक्स पे काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें इसकी अच्छी ब्रीड तैयार करनी चाहिए। पूरी दुनिया में यहाँ भी बीज का मसला आ गया। पूरी दुनिया में हम मछली पैदा करने में भी सबसे पीछे हैं और मछली खाने में भी सबसे पीछे हैं। हमारे पाकिस्तानी एक किलो पर कैपिटल कंजम्पशन है हमारी पाकिस्तान की, और इंडिया की 7 किलो है, बांग्लादेश की 17 किलो है, यूरोप की 38 किलो है, और आप गल्फ में चले जाए तो उसकी 47 पे चली जाती है। उसकी रीज़न क्या है? लम्हा फिक्री है, बल्ला माफिक है, हम सबसे कम है और फिर भी हमारी मछली सेल नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास स्पीसीज़ नहीं है, हमारे पास है। और हमने पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जितने
बंजर रकबे थे जहाँ पे ज़राअत भी नहीं होती, वो रकबे हमने आबाद किए, पाउंड बना दिए। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने ये नारा स्लोगन लगाया था। अच्छा, ये अभी तो ये इतनी बड़ी मिकदार में पाउंड बन गए, अगर ये भी ना होते तो फिर पता नहीं क्या हालत होती फिशरीज की। अच्छा, जब आप निकल जाए इतने पाउंड देखते हैं, हम कहते हैं कि यार ये मछली होगी मार्केट में। लेकिन इनकी बात काट के मैं क्या हुकूमत की बात आपको बता दूं। ठीक है, मुजफ्फरगढ़ में जो जमीन सेब ज़्यादा थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, 1.5 फुट पानी खड़ा था, वहां पे जब लीज पे लेके एग्रीकल्चर की बजाय उन्होंने फिश फार्म बना लिया। पूरे पंजाब हुकूमत ने बार बार उन्होंने सारे कैंसिल कर दिए कि आप एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, फिश फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये सोच देखे, हालांकि फूड सिक्योरिटी का हिस्सा है, लेकिन वो उसकी एक सोच जो है ना, वहां पे सोच वही अटकी हुई है, वही अटकी हुई है। हालांकि पहले जो मिनिस्ट्री थी ना एग्रीकल्चर की, उसमें ये सारी चीजें शामिल थी, खुराक भी शामिल थी, फिशरीज भी शामिल थी, फॉरेस्ट भी शामिल था वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे भी। लेकिन अब वो नहीं जी, नहीं वो कागज में ये नहीं लिखा हुआ भाई, खुदा का नाम मानो, अगर वहां पे वो मछली उगा रहा है और कोई चीज हो ही नहीं सकती वहां पे। सर मैं आपको अर्ज करूं, इस वक्त की जरूरत है कि किसान और जवान मिलकर काम करें ज़राअत के लिए। बलूचिस्तान में हर जगह पर जवान को लेके आएंगे, फिर मामला कैसे चलेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जवान पहले ही बड़ा काम कर रहे हैं जी, हमारे पास इस पे अफरादी कुव्वत पहले ही बड़ी है। अब कोई कानूनी ना बने, उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए पाकिस्तान में। इस पे काम हमारे पास, इस पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इस पे मजीद बात करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने ज़राअत पे बात की, ये इतना बड़ा मौजू है कि इसमें सारे पहलू जो है वो घंटों बहस के मतकाजी हैं। ये यकीनन हम पीछे गए हैं, अपनी ज़राअत मज़ीद पीछे जा रही है, संभल नहीं रही, लेकिन इसमें मायूसी की बात नहीं है। हमारे काश्तकारों को हौसले के साथ काम करना चाहिए। हमारे जो इदारे हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, तहकीक के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने चाहिए। और हमारे यहाँ जो कंपनियाँ काम कर रही हैं, और फिर ख़ास तौर पे वो इंडस्ट्रीज़ जिनके जो ज़राअत से एसोसिएटेड हैं, वो अपने अपने शोबे को फोकस करें, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे बीज लाएँ, काश्तकार की मदद करें, उसको शऊर दें, उसको समझाएं कि क्या क्या मैकेनाइजेशन दुनिया में हो रही है, उसको अडॉप्ट करवाएं, ताकि हमारी ज़राअत आगे बढ़ेगी। ज़राअत बचेगी तो मुल्क बचेगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।